या बीपी कितना हाई हो जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है? अपर वाला 120 के नीचे होना चाहिए और लोअर वाला 80 के नीचे होना चाहिए। और अगर मोर देन 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मोर देन 90 इसे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर मोर देन 180 होता है या अपर वाला और मोर देन 120 होता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। जो बीपी की दवाई है उसको लेने का सबसे बेस्ट और करेक्ट टाइम क्या है कि इस समय लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा? लेकिन जिस दवाई से अगर यूरिन ज़्यादा आता है तो मैं वो प्रिफर करता हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में देना, ताकि अगर मैं नाइट में दूंगा तो उन्हें रात में सोने में दिक्कत है। दूसरी बात कि अगर मैं 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उनका नाइट में ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं नाइट में देना प्रेफर करता हूँ। वरना मोस्ट ऑफ टाइम मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप प्रेफर करो कि जो आप, लेकिन लेना रेगुलर है, एक फिक्स टाइम पे लो, जो उनके लिए कन्वीनियंट हो वो ले सकते। बाय एनी चांस किसी से अगर एक दिन ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकता है? ऐसा है कि अगर 2-3 दिन दवाई लेना भूल जाते हैं तो सडनली रिबाउंड हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर अचानक से 180 या 190 जा सकता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और लोअर ब्लड प्रेशर 110 120 जा सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सीवियर हेडेक या चेस्ट पेन, तो इसे हम कहते हैं कि एक हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है, या स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है, या ब्रेन में ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं तो उसके पहले कुछ ऐसी चीजें जो आप मना करते हैं कि ये करके बीपी की दवाई मत खाना? भूखे हैं या पानी कम पी रहे हैं तो उनमें पानी कमी हो जाती है कई बार, तो उसमें बीपी ज्यादा फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर वो देखें, अगर वो कोई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनमें बीपी फॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम हमें ज्यादा केयरफुल रहना है और बीपी फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। उस टाइम जब भी वो बीपी चेक करना चाहें तो उन्हें आधे घंटे पहले तक कॉफी नहीं पीना चाहिए या टी नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अपना ब्लैडर एम्प्टी करके यूरिन पास करके इत्मीनान से शांति से बैठें, 5-10 मिनट रिलैक्स हो जाएं और कुर्सी बैठ के बैक रिलैक्स करें। दोनों पैर जो है फ्लोर को टच करने चाहिए ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स फील करें, और फिर वो ब्लड प्रेशर चेक करें। तो डॉक्टर, अगर जैसे अपनी डाइट से कोई भी बीपी का पेशेंट नमक की मात्रा कम कर दे, पापड़, अचार, प्रोसेस्ड फूड, इस तरह की चीज़ें कम कर दे, तो क्या बीपी की दवाइयाँ कम हो सकती हैं इससे? हाँ बिल्कुल, ये कम से कम 1 डोज या 2 डोज तक दवाइयाँ कम हो जाती हैं। ग्रेट है। ऐसे ही है कि अगर आप वजन कम कर लीजिए अपना 10% ही, अगर आपका वजन 100 किलो है, आपने 90 भी कर लिया उसको, तो भी आपकी बीपी की दवाइयाँ जो है वो बंद हो सकती है या कम हो सकती हैं। बीपी की दवाइयाँ खा रहा है तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है, वार्निंग साइंस अगर उनको दिखाई देते हैं या अपने शरीर में कोई बदलाव दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या उस वक्त अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो SOS के तौर पर वो खुद क्या कर सकते हैं? यूजली अगर लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं तो, और उनको कभी अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा हो, कमजोरी लग रही है या चक्कर आ रहा है, तो उनको एक बार अपना ब्लड प्रेशर तुरंत चेक करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर लो जा रहा है सपोज, तो उन्हें अगली दवाई जो है, अगला डोज, वो तो स्टॉप कर ही देना चाहिए। और घर में फटाफट अगर ORS सॉल्यूशन है घर पे, या नमक चीनी का घोल बना के ले लें, या चाय ले लें या कॉफ़ी ले लें, और लेट जाएं और अपने पैर के नीचे तकिया लगाएं। ब्लड प्रेशर पर तो हमने बहुत सारी बातचीत की है, लेकिन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि क्या एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई कभी खत्म हो सकती है? इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं तो इसके साथ में कौन सी चीजें करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए सो दैट इसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो हमारे शरीर में? और क्या बीपी की दवाई एक बार शुरू हो जाती है तो इसे हमें लाइफ टाइम कंटिन्यू करना पड़ता है, या लाइफस्टाइल में से बदलाव करके हम इसको भी बंद कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल है, या आपके घर परिवार में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम बीपी पर ही बहुत ही अच्छी खासी बातचीत करेंगे, खास करके इसके दवाइयों से रिलेटेड। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार पांडे, जो कि डायरेक्टर और HOD हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यथार्थ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, और मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो ये कभी खत्म हो सकती है या ये जीवन भर हमें लेनी पड़ेगी? देखिए, ये लोग अक्सर मेरे से OPD में ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि सर बीपी की दवाई स्टार्ट करें नहीं करें, एक बार स्टार्ट हो जाएगी पूरी उम्र चलेगी या नहीं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये उनके कुछ फैक्टर जो इसके हैं वो पेशेंट के लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि नमक कम खाना या एक्सरसाइज करना या वेट कम करना, अपना स्ट्रेस कम करना, तो ये दवाइयाँ ग्रेजुअली धीरे धीरे डॉक्टर के हिसाब से डोज रिड्यूस होती है, और कई बार अगर 2 दवाइयाँ चल रही होती हैं तो 2 में से 1 हो जाती हैं। लेकिन अगर उनको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या पहले हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो उनमें और उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जैसे मोर देन 160, मोर देन 190 डायस्टोलिक, तो उनमें ज़्यादा चांस है कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दवाइयाँ बंद नहीं होंगी, उनमें थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर की जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं वो लेनी कब पड़ जाती हैं? मतलब ऐसी क्या नौबत आ जाती है या बीपी कितना हाई हो जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है? तो इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि पहले हम बीपी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, मतलब ऊपर वाला 120, हाँ, नीचे वाला 80। हाँ, तो जैसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल अपर वाला 120 के नीचे होना चाहिए और लोअर वाला 80 के नीचे होना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसे ऐसे बताता है कि अगर 120 टू 129 है सिस्टोलिक या ऊपर वाला, और डायस्टोलिक अगर 80 के ऊपर है, तो हम इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यही अगर 130 टू 139 है और नीचे वाला 80 टू 89 आता है, तो हम इसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर मोर देन 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मोर देन 90, इसे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर मोर देन 180 होता है या अपर वाला और मोर देन 120 होता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है। जैसे कि अगर किसी को बिल्कुल यंग इंडिविजुअल है, कोई और कोमॉर्बिडिटी कंडीशन नहीं है, जैसे कि शुगर नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनमें कोशिश करते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर 130 और 140 के बीच में है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या डाइट से या वेट रिडक्शन से कंट्रोल हो जाए। तो हम उनमें 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं, और अगर उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता या बढ़ रहा होता, फिर हम दवाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो डायबिटिक हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें हम पहली बार ही स्टार्ट कर देते हैं दवाई। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड प्रेशर है, ये मैंने जो बताया वो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है। रेस्ट मतलब आप आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन में नहीं है, कॉफी नहीं पिया हुआ है आपने या कोई एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है, और तो आप जो रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो जो ब्लड प्रेशर है उसे रेस्टिंग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशन रेस्टिंग ब्लड प्रेशर के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, ये तो हमने बातचीत कर ली कि बीपी की दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ क्यों जाती हैं। अब हम आते हैं बीपी की दवाइयों के अराउंड में जो बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के। सबसे पहले कि एक आप हमें प्लीज क्लियर बताइए कि जो बीपी की दवाई है उसको लेने का सबसे बेस्ट और करेक्ट टाइम क्या है, कि इस समय लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। आज के टाइम पे जो भी लेटेस्ट मेडिसिन है उनका इफेक्ट 24 टू 36 आवर्स रहता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि जो भी टाइम उन्हें अच्छे से याद रहे, एक फिक्स टाइम वो कर ले, और उन्हें अगर वो अच्छे से याद रहता है तो वो उस टाइम ले सकते हैं। जैसे अगर उनका प्रेफरेंस है, अगर वो मॉर्निंग में लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ले लें, या इवनिंग में लेना चाहते हैं तो इवनिंग में ले लें। मगर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि जिसे थोड़ी बीपी कंट्रोल करने के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं और बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन होती हैं दवाइयों की मेडिसिन पे। लेकिन जिस दवाई से अगर यूरिन ज़्यादा आता है तो मैं वो प्रिफर करता हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में देना, ताकि अगर मैं नाइट में दूंगा तो उन्हें रात में सोने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात कि अगर मैं 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उनका नाइट में ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, तो मैं नाइट में देना प्रेफर करता हूँ। वरना मोस्ट ऑफ टाइम मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप प्रेफर करो कि जो आप, लेकिन लेना रेगुलर है, एक फिक्स टाइम पे लो, जो उनके लिए कन्वीनियंट हो वो ले सकते हैं। आपने कहा लेना रेगुलर है बीपी की दवाई, बाय एनी चांस किसी से अगर एक दिन ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो लेटेस्ट मेडिसिन है दवाई बीपी की, वो लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब कि उनका इफेक्ट 24 से 36 घंटे रहता है।
तो अगर कोई दवाई मिस हो गई और उन्हें 4 घंटे 6 घंटे बाद याद आया या 8 घंटे बाद आया, तो वो उस टाइम ले लें। मगर अगर नेक्स्ट डे याद आता है तब डबल डोज लेने की जरूरत नहीं है। जो दवाई उनकी रूटीन चल रही है वो लें और कोशिश करें कि ये गलती फ्रिक्वेंट ना हो। वंस इन वाइल ठीक है, ह्यूमन मेमोरी है, हो सकता है, बट जितना अवॉइड कर सके इस बात को कोशिश करना चाहिए। आपने कहा कि अगर दवाई छूट गई तो मैक्सिमम 8 घंटे तक ली जा सकती है, और ये भी मतलब 8 घंटे में अगर याद आया तो ये भी है कि फिक्स टाइम पे लेना है। तो मान लीजिए हमने आज कोई दवाई सुबह के 8 बजे खाई, अगले दिन हम भूल गए दवाई लेना और हमने उस दवाई को दोपहर के 2 बजे लिया, तो क्या अगले दिन हमें वो दवाई सुबह 8 बजे ही खानी है या फिर उसे हम दोपहर 2 बजे नहीं, खाएं? उसी टाइम पे जो 8 बजे जो उनका फिक्स टाइम Fixed time है है। उसी टाइम पे खाना चाहिए। ओके, मतलब अगर गैप कम हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है। अगर कोई बार बार बीपी की दवाइयां लेना भूल जाता है, जैसे बहुत ज्यादा होता है कि जो ओल्ड एज होते हैं लोग, तो वो अक्सर भूल जाते हैं बीपी की दवाइयां लेना, तो उससे हार्ट पर कुछ इफेक्ट आ सकता है एकदम तुरंत, कि अगर जैसे 2-3 दिन दवाई लेना भूल गए तो? देखिए, ऐसा है कि अगर 2-3 दिन दवाई लेना भूल जाते हैं तो सडनली रिबाउंड हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर अचानक से 180 या 190 जा सकता है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और लोअर ब्लड प्रेशर 110 120 जा सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सीवियर हेडेक या चेस्ट पेन, तो इसे हम कहते हैं कि एक हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है, या स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है, या ब्रेन में ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, और किडनी के डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो ये सीरियस इशू है। अगर आप 2-3 दिन अचानक से छोड़ देते हैं दवाई, किसी भी वजह से छूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मॉर्निंग में अगर कोई दवाई ले रहा है या इवनिंग में भी दवाई ले रहा है, तो आप सजेस्ट करते हैं कि उस समय एक बार अपना बीपी नाप लिया जाए? जब मैं दवाई स्टार्ट करता हूँ पेशेंट्स को, तो मैं उनको कहता हूँ कि डेली 2 बार ब्लड प्रेशर घर पे चेक करें और उसे रिकॉर्ड करें, लिखें, और हर बार जब आप वो रीडिंग लेने जाते हैं तो 1 मिनट के इंटरवल पे 2 बार रीडिंग लेना चाहिए और दोनों का एवरेज नोट करें। ये मॉर्निंग में खाने से पहले, खाना खाने से पहले, और रात में डिनर के पहले। अच्छा। ये ब्लड प्रेशर चेक करें। और जब मेरे पास जब विजिट करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ वो डायरी ले आओ। तो जब वो डायरी लाते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनका ब्लड प्रेशर मॉर्निंग कंट्रोल है, इवनिंग कंट्रोल है, किस तरह से है, मुझे डोज बढ़ाना है, डोज कम करना है। तो शुरुआत में जब भी मैं डोज चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, या कोई नई दवाई ऐड करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि डेली सुबह शाम बीपी चेक करके आना है। लेकिन एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, फिर मैं उनको कहता हूँ कि वीक में 2 या 3 बार चेक कर लो, काफी है। रोज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं तो उसके पहले कुछ ऐसी चीजें जो आप मना करते हैं कि ये करके बीपी की दवाई मत खाना? में ये है कि हमें दवाई तो खाना ही है, लेकिन बीपी चेक नहीं करना है। अच्छा। जैसे कि हम उन्हें समझाते भी हैं कि हमें बीपी कैसे चेक करना है, तो उससे कुछ स्टेप्स है। आजकल बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल है, डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग घर पे अवेलेबल है। और मैं अपने सारे पेशेंट को कहता हूँ कि हर घर में आज मोबाइल है, मैं उनको कहता हूँ कि हर घर में बीपी चेक करने की मशीन और शुगर चेक करने की मशीन होनी चाहिए। और जब भी वो बीपी चेक करना चाहें तो उन्हें आधे घंटे पहले तक कॉफी नहीं पीना चाहिए या टी नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अपना ब्लैडर एम्प्टी करके, यूरिन पास करके इत्मीनान से, शांति से बैठें, 5-10 मिनट रिलैक्स हो जाएं और कुर्सी बैठ के बैक रिलैक्स करें। दोनों पैर जो है फ्लोर को टच करने चाहिए ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स फील करें, और फिर वो ब्लड प्रेशर चेक करें। और एक बार में 1 मिनट के इंटरवल में 2 रीडिंग ले और उसका एवरेज ले। इससे क्या है, अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार 5 से 10 का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है। तो ये स्टेप्स फॉलो करने से उनका ब्लड प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और हमें फिर उनकी दवाइयाँ मॉडिफाई करने में हेल्प मिलता है। मतलब मेरा सवाल ये था कि जैसे कई लोग क्या होता है कि चाय कॉफी पी करके बीपी की दवाई लेते हैं, या बीपी की दवाई खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी पीने लगते हैं, तो इस तरह की चीजें आप लोग मना करते हैं कि ऐसा ना करो, या नॉर्मल पी सकता है कोई भी? यूजुअली चाय या कॉफी के साथ ये है कि कुछ एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है, बट ऐसा मेजर एब्जॉर्प्शन इशू नहीं रहता है दवाइयों के साथ। और इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेटेड, अगर भूखे हैं या पानी कम पी रहे हैं तो उनमें पानी कमी हो जाती है कई बार, तो उसमें बीपी ज्यादा फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर वो देखें, अगर वो कोई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनमें बीपी फॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम हमें ज्यादा केयरफुल रहना है और बीपी फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए उस टाइम। बीपी जो दवाइयां ले रहे हैं, तो अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आपकी क्या ज्यादातर एडवाइस रहती है कि नाश्ते के बाद ले, क्योंकि कई बार बीपी की दवाइयों के भी अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, तो अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो हेवी मील के बाद लेना चाहिए बीपी की दवाई?
तो बीपी की दवाई हम हमेशा रिकमेंड करते हैं खाना खाने के बाद लीजिए। ठीक है। हालांकि ब्लड प्रेशर हम पहले बोलते हैं खाना खाने से पहले चेक करें, लेकिन बीपी की दवाई हमेशा खाना खाने के बाद बोलते हैं। मतलब पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, फिर खाना खा लीजिए एंड उसके बाद अपनी हाँ। बीपी की दवाई ले लीजिए। डॉक्टर, इन बीपी की जो मेडिसिन है अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बॉडी पर? यूजली लोगों को बहुत ही ये टेंशन रहती है कि दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या होगा, लेकिन मैं उनको यही कहता हूं कि बीमारी का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, तो लोगों को बीमारी से ज्यादा घबराना चाहिए, ना कि उसके इलाज से। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रखी है, दवाइयां इतनी सेफ हैं कि आप अगर रेगुलर खाते भी हैं तो आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां बहुत ही सेफ है। और इंपॉर्टेंट यह है कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर आपको ब्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपको बीपी की दवाइयां जो भी डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है उसको टाइमली रेगुलरली खाएं और अपना बीपी कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। बीपी की दवाई कई बार लोगों को, जैसे आपने कहा, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स दे देती है, जैसे कि उनका यूरिन ज्यादा पास होने लगता है। तो ऐसे में अगर किसी को बार बार यूरिन जाने की अर्ज हो रही है तो कई बार लोग क्या करते हैं, खुद से ही दवाइयां लेना बंद कर देते हैं कि इसको खाने के बाद मुझे यूरिन ज्यादा है तो मैं खुद से ही बंद कर दूंगा। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कई बार वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या उनसे बातचीत किए खुद से ही दवाई बंद कर देते हैं। ये प्रैक्टिस कितनी खतरनाक हो सकती है? ये बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या है कि बीपी सडनली शूट हो जाएगा और अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसके लाइफ में उसके हेल्थ खराब होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक होने के या किडनी के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कि बीपी के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके मल्टीपल क्लासेस हैं बीपी की दवाइयों के, तो हर दवाइयों के कुछ प्रेफरेंसेस रहते हैं कि इस कंडीशन में ये दवाई प्रिफर्ड रहती है और इस प्रॉब्लम में ये दवाई कम देनी चाहिए। जैसे कि एल्डरलीज में मैंने बताया कि एक क्लास है डायूरेटिक्स बोलते हैं। मैं यूजुअली एल्डरलीज में थोड़ा अवॉइड करता हूं क्योंकि उससे कई बार सोडियम कम होने के चांसेस रहते हैं या फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगर सोडियम कम होता है तो लोगों में वीकनेस, फैटीग भी आता है। तो इस तरह से वो दवाई फिर अगर वो डॉक्टर को बताते हैं कि हमें यूरिन की समस्या हो रही है या मुझे सुस्ती आ रही है, तो हम उसे कोशिश करते हैं कि उसको किसी और ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करते हैं जिसका मैकेनिज्म एक्शन अलग है। सेम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक ग्रुप है जिसमें लोगों को पैरों में स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी के पैर में स्वेलिंग आ रहा होता है तो हम उसे भी स्विच कर देते हैं, दूसरे मेडिसिन से रिप्लेस करते हैं। तो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने साइड इफेक्ट को लेके जो भी उनको ऐसा लगता है कि दवाई की साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर साहब से मिले और उनको अपने बारे में डिटेल में बताएं। तो ऑल्टरनेटिव से उनका काम बढ़िया हो जाएगा। सेल्फ मेडिसिन ना तो एक्स्ट्रा लेना चाहिए और ना ही छोड़ना चाहिए। करेक्ट। किडनी पर भी कोई डैमेज होता है बीपी की दवाइयां खाने से? नहीं, बहुत सारी मेडिसिन है जो किडनी सेफ है। इनफैक्ट बीपी का पर से किडनी पे ज्यादा हार्म है और बीपी कंट्रोल करने से किडनी काफी हद तक सेफ रहती है और प्रिजर्व रहती है। और सारी मेडिसिन हमारे कई बार किडनी के फंक्शन में इंप्रूवमेंट भी लाती है। लेकिन एक क्लास ऐसा भी है मेडिसिन का, बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन का, जिसमें पोटेशियम का इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, जिनको हम ARB बोलते हैं। और अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर देख के बताते हैं कि आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपका पोटेशियम बढ़ सकता है या पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो वो डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन वो आपके रेगुलर चेकअप करके आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन देख के उस हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे बीपी की दवाई अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ में क्या ब्लड थिनर्स भी लेते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं? यूजुअली बीपी की दवाइयों के साथ ब्लड थिनर लेने की जरूरत नहीं होती है। ब्लड थिनर हम उनको देते हैं पहले जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो या स्टेंट डले हो या उनकी आर्टरीज में मेजर ब्लॉकेज हो या फिर जिनको स्ट्रोक हुआ हो या ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो या कैरोटिड की आर्टरी में ब्लॉकेज हो या पैरों की आर्टरी में ब्लॉकेज हो। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ये कंबाइंड चल रही होती है। तो ब्लड थिनर बीपी की दवाई डिसाइड नहीं करती, ब्लड थिनर पेशेंट की प्रॉब्लम डिसाइड करती है। अगर उन्हें इस तरह की समस्या है जैसे कि हार्ट अटैक हुआ है या पैरों के आर्टरीज में ब्लॉकेज है या ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो उनको ब्लड थिनर देना होता है। अगर सिर्फ उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है या कोई और समस्या नहीं है तो ब्लड थिनर देने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मैक्सिमम टू मिनिमम कितनी बीपी की दवाइयां एक पेशेंट में जा सकती हैं? मिनिमम तो हमेशा वन मेडिसिन या
विदाउट मेडिसिन भी एक्सरसाइज करके या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, स्ट्रेस कम करके, ओबेसिटी अपना रिड्यूस करके, विदाउट मेडिसिन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। मगर ये लोग हमारे गाइडलाइन में रिकमेंडेड है कि जब भी हम स्टार्ट करें तो 2 दवाइयों से स्टार्ट करते हैं। 2 दवाइयाँ लो डोज, वेरी लो डोज, बट कम्बिनेशन से, ऐसी दवाइयों कम्बिनेशन जो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती हैं। इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल रहता है और उसमें फ्लक्चुएशन कम रहता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में पहली बार भी अगर दवाई लिखता हूं तो हमेशा लो डोज 2 दवाइयां का कॉम्बिनेशन लिखता हूं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर मोस्टली 3 से 4 मेडिसिन में अराउंड 90% लोगों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग भी हैं जिनमें 5 मेडिसिन की जरूरत भी पड़ती है, 6 मेडिसिन की जरूरत भी पड़ती है। तो हमें उनमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। कई बार कुछ लोग बहुत रेगुलर नहीं होते हैं अपनी दवाइयों को लेके, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, या फिर उनमें किडनी की प्रॉब्लम रहती है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या स्ट्रेस है, या कोई ऐसी दवाइयां जो बीपी की दवाइयों के इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती हैं वो दवाइयां? जैसे कि पेन किलर्स, जो डिक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन, ये दवाइयां यूजुअली उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देती हैं। दूसरा कि जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है या कोई स्टिमुलेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बीपी की दवाइयों का असर कम हो जाता है। तो वो भी हमें देखना होता है कि वो बाकी क्या, उनकी और भी दवाइयां क्या चल रही हैं, और इस हिसाब से हम उनको सेटल करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। ठीक है, आपने जैसे कहा कि शुरुआत में आप हमेशा लो डोज से शुरुआत करते हैं, 2 टैबलेट्स के साथ में। कई ऐसे लोग होते हैं ना जो दवाइयां खाने के बाद भी उनका बीपी कंट्रोल में नहीं रह पाता है, फिर उनमें क्या इशू होते होंगे? उनमें ये इशू होता है कि जब भी अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, आपने जो बताया इसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो हमें उनका और इवैल्यूएशन करना होता है कि दवाइयां टाइम से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर वो नमक कितना ले रहे हैं, अगर ज्यादा नमक ले रहे हैं तो दवाइयों का इफेक्ट कम हो जाता है। उनकी नींद कैसी आ रही है, अगर स्लीप अच्छी नहीं होती है तो भी बीपी शूट कर जाता है, या उनको कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोई काम का स्ट्रेस है। तो ये सारी चीजें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इंप्रूव हो सकती हैं, पहले उसे हम हैंडल करते हैं। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो हम दवाइयां अप टाइट्रेट करते हैं। और हर किसी में अलग अलग डोज की रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स डोज से हर कोई नहीं ठीक होता। और ये फिर हम डिसाइड ऐसे करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर का चार्ट लेके आते हैं, और वो अगर ज्यादा है तो हम धीरे धीरे अप टाइट्रेट करते हैं। और यूजुअली हम वीकली अप टाइट्रेट करते हैं दवाइयों को, मात्रा बढ़ाते हैं, और हम तब तक बढ़ाते चलते हैं जब तक उनको या तो कोई सिम्टम्स आने लग जाते हैं, वो उस दवाई को टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनको वीकनेस आ रहा होता है, या सोडियम कम हो रहा होता है, या हेडेक हो रहा होता है किसी वजह से, या फिर हम और दवाइयां ऐड करके और फिर उसको बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बीपी की दवाइयों के साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक चीजें खाते हैं तो उसका असर ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में होगा? कुछ ऐसी डाइट की चीजें हैं? यूजुअली हम डैश डाइट बोलते हैं। डैश डाइट, तो इसमें हम लो साल्ट डाइट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि 1500 mg से कम सोडियम हो 24 आवर में, और फाइबर रिच ज्यादा हो, फ्रूट्स ज्यादा हो, क्योंकि फ्रूट्स में पोटेशियम ज्यादा होता है। तो पोटेशियम हमारे बीपी के लिए काफी अच्छा है। पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस भी करता है, और पोटेशियम से ब्लड प्रेशर कम भी होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा डाइट का प्रोटोकॉल है, ये न्यूट्रिएंट और फाइबर रिच डाइट प्रोग्राम है, रादर देन जो आजकल पिज्जा बर्गर और जो एनर्जी डेंस डाइट है, ये न्यूट्रिएंट डेंस है, लो सॉल्ट डाइट प्लान होता है ये। और इससे भी ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन लोग जो अचार पापड़ और इस तरह की चीजें खाते हैं उनसे, या फ्रिक्वेंट पेन किलर लेते हैं, तो उनसे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अगर हम बीपी की दवाइयों के साथ खाते हैं तो वो बीपी को और बढ़ा भी सकती हैं और दवाइयों के इफेक्ट को कम भी कर सकती है, तो भूल करके भी ना खाएं? यूजुअली अगर वैसे मैंने बताया पेन किलर, दूसरा अल्कोहल है कि अगर अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो बीपी वैसे भी शूट कर जाता है, तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। और वेट गेन अवॉइड करना चाहिए कि वेट बढ़े ना। फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज जो टाइमली हम रिकमेंड करते हैं कि आधे घंटे डेली वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग। और इनफैक्ट अगर ब्लड प्रेशर से एक्सरसाइज का इतना फायदा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 5 से 7 डिग्री तक कम होने के चांसेस रहते हैं।
और अगर कोई इंडिविजुअल सॉल्ट इंटेक कम करता है, एक्सरसाइज करता है और वेट कम करता है और फाइबर रिच फूड खाते हैं, तो इनका मतलब कि अराउंड 10 से 15 ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला वो कम हो जाता है। तो आप समझे कि हमें एक दवाई या 2 दवाइयां तक कम कर सकते हैं। अरे वाह। और इनफैक्ट किसी को अगर 45 की एज में ब्लड प्रेशर आया है तो हम उसको ऐसे इन सब चीजों को यूज करके अगला 5-6 साल हम बिना दवाइयों के रख सकते हैं। वाह, तो मतलब लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इनफैक्ट ज्यादातर तो अभी जो भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उनमें सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा रहता है और जो कि उनके ब्लड प्रेशर के लिए काफी परेशान करता है और उसे कंट्रोल करने में मुश्किल करता है। और जो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पहले लोग अराउंड 40, 45 या 50 के बाद ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता था पहली बार। अब हम 25 की एज पे भी देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर काफी फ्रिक्वेंटली आ रहा है लोगों में। और रीजन वही है कि ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है, सीडेंटरी हैबिट बहुत कॉमन है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अब यंग जनरेशन को भी दवाई खानी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे अपनी डाइट से कोई भी बीपी का पेशेंट नमक की मात्रा कम कर दे, पापड़, अचार, प्रोसेस्ड फूड, इस तरह की चीजें कम कर दे, तो क्या बीपी की दवाइयां कम हो सकती हैं इससे? हाँ बिल्कुल। ये कम से कम 1 डोज या 2 डोज तक दवाइयां कम हो जाती हैं। ग्रेट। ऐसे ही है कि अगर आप वजन कम कर लीजिए, अपना 10% है, अगर आपका वजन 100 किलो है, आपने 90 भी कर लिया उसको, तो भी आपकी बीपी की दवाइयां जो है वो बंद हो सकती है या कम हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि बीपी की दवाइयां जो है हमारी वो कम हो, लेट सपोज किसी की 4 या 5 डोज ऑफ मेडिसिन चल रही हैं, वो कम करना चाहते हैं, अब उनको अक्ल आ गई कि नहीं अब मुझे कम करनी है दवाइयां, आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बतलाना चाहेंगे कि हाँ ये चीजें करते हैं अब अपनी दिनचर्या में तो आपकी बीपी की दवाइयां कम हो सकती हैं? हाँ, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ मैं, जो पहली बार ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है, कि ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। एक डिफिकल्ट है बट बेटर तरीका है कि डिसिप्लिन, और एक इजी बट बैड तरीका कि दवाइयाँ खाते चलो, आप खाते चलो। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि डिसिप्लिन फॉलो करें। डिसिप्लिन में उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस चाहे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है चाहे फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है वो कम करने की कोशिश करें, वेट कम करें, फ्रूट्स ज्यादा लें, प्रोसेस्ड फूड, हाई रिफाइंड फूड वो अवॉइड करें। और मैं उनको 3 से 6 महीने का टारगेट देता हूं कि आप ये सारी चीजें कम करो और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा और आप ज्यादा हेल्दी भी फील करोगे, ज्यादा फुर्तीले भी रहोगे और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकता है क्या? तो मैं उनको ये भी कहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाइयां अच्छी हैं और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक एडिशन है, बट वो जो हम एलोपैथिक दवाइयां बोलते हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रायल्स में 25-25 हजार 50-50 हजार लोगों में टेस्ट की गई हुई है और उनका एविडेंस है, वो पब्लिश्ड है बड़े बड़े जर्नल्स में कि ये इफेक्टिव है। मगर आयुर्वेदिक दवाइयां का इस तरह का एविडेंस नहीं है और उनके डोजिंग में भी इतना रिलायबल डोजिंग नहीं है जितना कि एलोपैथिक दवाइयों की रिलायबल डोजिंग है। ठीक है। कई बार डॉक्टर जो बीपी की दवाइयां ले रहे होते हैं पेशेंट्स, तो उनको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने लगता है, गैस, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इससे डील करने के लिए क्या करें? ये बहुत ही अनकॉमन ये सिम्टम्स हैं। यूजुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एक ग्रुप का मेडिसिन है उससे होने के चांसेस रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उसे स्विच कर दें, किसी और से रिप्लेस करें, या फिर हम उन्हें बोलते हैं कि हाई फाइबर फूड लो और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। ठीक है। या रियली हम कहते हैं कि एसओएस आप कोई लैक्सेटिव या सिरप या दवाइयां ले सकते हो। बीपी की दवाइयों के साथ बहुत सारे लोगों को फटीग, चक्कर, थकावट जैसे वही फील होने लगता है जैसे ही वो खाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है नो सिम्टम, साइलेंट किलर। तो बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है और वो किसी भी वजह से डॉक्टर के पास गए, सपोज आंख चेक कराने गए या कोई और कुछ और चेक कराने गए और फिजिशियन ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, वो हाई आया, तब उन्हें पहली बार रियलाइज होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। और कुछ लोगों को ये मिथ भी है कि उनका तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई रहता ही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई नहीं रहता। हर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 के अराउंड या उससे नीचे होना चाहिए। तो उनका जो ब्रेन है
वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से सेट हो गया, इसे हम ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। तो जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं और फिर उनका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है, तो उनके ब्रेन को लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा, क्योंकि उनका ब्रेन हाई ब्लड प्रेशर के सपोज 160 या 170 के हिसाब से एडजस्ट कर चुका है। सडनली 140 के साथ या 130 के प्रेशर के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम उनका ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली कम करते हैं। जैसे 160 है तो हम पहले वीक कोशिश करेंगे 140 या 150 के बीच में रहे, फिर उसके बाद या 130 या 140 के आसपास है। या दूसरी बात कि हम पेशेंट को बोलते भी हैं कि आप रिलैक्स करो, घबराओ नहीं, ये 5 या 6 दिन में या 7 दिन में ये इंप्रूव हो जाएगा। और कई बार ये हो भी जाता है, और फिर नए ब्लड प्रेशर के साथ जब वो एडजस्ट कर जाते हैं फिर वो बिल्कुल फिट रहते हैं। परफेक्ट है। अगर बीपी की दवाई लंबे समय तक कोई ले रहा है, फॉलोअप्स में नहीं आ रहा है और हो सकता है उनका बीपी अब नॉर्मल हो गया बट वो दवाइयां फिर भी खा रहे हैं, तो क्या इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है? हाँ, ब्लड प्रेशर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ब्लड प्रेशर हम जो बात करते हैं वो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है, लेकिन इसका फ्लक्चुएशन भी होता है, और वो कई बार फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन है। जैसे हम जब चलते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या कॉफी पीते हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन है। लेकिन बीपी का फ्लक्चुएशन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे गर्मी में या हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डिहाइड्रेट हो गए तो बीपी लो भी हो सकता है, या विंटर के टाइम में, या जब हमें कोई पेन होता है तो पेन की वजह से या विंटर की वजह से भी वो ब्लड प्रेशर ज्यादा सूट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका थ्रू आउट बीपी कांस्टेंट चल रहा और विंटर में सडनली बढ़ गया, तो हम ऐसे कंडीशन में उनको ब्लड प्रेशर की दवाई विंटर के टाइम में ऐड करते हैं, हो सकता है 1 या 2 दवाई, और फिर वापस जब समर आता है तो उनका बीपी फिर लोअर साइड में आने लग जाता है, तो वापस हम डाउन टाइट्रेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा कि बीपी कंट्रोल हो जाने के बाद भी वीक में 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर आप चेक कीजिए, और अगर बीपी लो हो रहा है या हाई जा रहा है तो अपने फिजिशियन से मिलें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, वो फिर उसे दोबारा एडजस्ट कर देंगे। परफेक्ट डॉक्टर, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। हम चाहते हैं जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को ये जरूर बता जाए कि अगर कोई बीपी की दवाइयां खा रहा है तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस अगर उनको दिखाई देते हैं या अपने शरीर में कोई बदलाव दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या उस वक्त अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो SOS के तौर पर वो खुद क्या कर सकते हैं? यूजुअली अगर लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं तो और उनको कभी अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा हो, कमजोरी लग रही है या चक्कर आ रहा है, तो उनको एक बार अपना ब्लड प्रेशर तुरंत चेक करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर लो जा रहा है सपोज, तो उन्हें अगली दवाई जो है, अगला डोज, वो तो स्टॉप कर ही देना चाहिए। और घर में फटाफट अगर ORS सॉल्यूशन है घर पे, या नमक चीनी का घोल बना के ले लें, या चाय ले लें या कॉफी ले लें, और लेट जाएं और अपने पैर के नीचे तकिया लगाएं। ये 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है। और फिर आप डॉक्टर साहब से मिले, वो देखेंगे कि क्यों आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में क्यों जाने लगा। खास तौर पे एल्डरलीज में ये काफी कॉमन होता है, और क्योंकि उनमें लॉन्ग स्टैंडिंग सोडियम की कमी होने लग जाती है, तो जब तक उनका 130 या 135 के बीच में रहता है सोडियम, बीपी कंट्रोल रहता है, या लेकिन जब ये 120 हो जाता है, 119 हो जाता है, तो वो कम होने लग जाता है। अच्छा। इसके अलावा गलती से वो कई बार जल्दी 2 दवाई खा लेते हैं, या कई बार खाना मिस हो जाता है, या पानी वगैरह नहीं लेते, तो बीपी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये उनके लिए रेड फ्लैग है कि अभी कोई भी सिम्टम्स हो, वीकनेस आए या चक्कर आने लग जाए, तो फटाफट बीपी चेक करें। ओके, तो ये चीजें उनको ध्यान में रखनी जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए और इतनी आसान भाषा में बताया है कि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले है, खासकर उन लोगों के लिए जो बीपी के पेशेंट है या उनके आसपास में बीपी के मरीज है। तो दवाइयों से रिलेटेड उनके मन में जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।